नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग टुडे ऑनलाइन ऐप में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करना चाहेंगे इरिगेशन के बारे में। देखिएगा, ध्यान दें, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं इरिगेशन, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का बेसिक सीधा सीधा मतलब यही होता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया को, किसी भी पर्टिकुलर कैविटी को क्लीन करना, वॉश करना इरिगेशन कहलाता है। आपने बहुत सारे प्रकार सुने होंगे इरिगेशन के, जैसे वुंड इरिगेशन, ब्लैडर इरिगेशन, आई इरिगेशन, ईयर इरिगेशन, नेजल इरिगेशन, कोलेस्ट्रॉम इरिगेशन, या और बहुत से पॉइंट हैं जो हम लोग बात कर सकते हैं। इसके अंदर आज हम लोग सबसे पहले बात करना चाहेंगे आई इरिगेशन के बारे में। इसके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं बेटा, आई इरिगेशन के बारे में। देखिए, ध्यान दें, जैसा कि हम लोगों ने बताया, इरिगेशन का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर एरिया को क्लीन करना या किसी भी पर्टिकुलर एरिया को साफ करना। तो यहां हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? आई के बारे में। तो आई का सीधा सीधा बेसिक मतलब यहां पर यही है कि आई का जो कंजंक्टिवा वाला एरिया है, उस कंजंक्टिवल सैक को हम प्रॉपर क्लीन करते हैं और यही प्रोसीजर हमारा आई इरिगेशन कहलाता है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये कह सकते हैं आई इरिगेशन, तो यहां पर आप ध्यान दें, flushing to the conjunctival sac, या आप यहां पे सीधा सीधा ये भी बोल सकते हैं कि फ्लश करना मतलब धोना या साफ करना। किसको? कंजंक्टिवल सैक। कंजंक्टिवल जो एरिया है उसको हम प्रॉपर क्लीनिंग करना चाहते हैं, उसको प्रॉपर साफ करना चाहते हैं, और यही प्रोसीजर आई इरिगेशन कहलाता है। अब देखिए, ध्यान दें, आई इरिगेशन हम कर क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि अगर किसी भी प्रकार का कोई केमिकल आपकी आंख में चले गया है, कोई फॉरेन बॉडी आपकी आंख में चली गई है, उन्हें क्लीन करने के लिए, उन्हें बाहर निकालने के लिए हम आई को वॉश करते हैं, और यही आई इरिगेशन कहलाता है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं, जैसे आंख में हमारे कोई इन्फेक्शन हो गया, आंख में हम दवा डालना चाहते हैं, तो उससे पहले भी आंख को धो करके साफ करते हैं। इसके अलावा आपने सुना भी होगा, कई बार हम लोग आंख की कोई सर्जरी करते हैं, जैसे कैटरेक्ट की सर्जरी कर रहे हैं या कोई भी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन करते हैं, तो आई को हम प्रॉपर इरिगेट करते हैं। तो सीधा सीधा बेसिक हमारा मतलब यही है कि हम लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट आर द पर्पज ऑफ इरिगेशन, कि भाई आई इरिगेशन जो हम लोग कर रहे हैं, तो आई इरिगेशन करने के हमारे बेसिक पर्पस क्या है। देखिए, ध्यान से सुने, अगर हम पर्पस से रिलेटेड बात करना चाहते हैं कि भाई ऐसे कौन कौन से पर्पस है जिसके कारण से हम आई को इरिगेट कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पर्पस है वो आप कह सकते हो प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन। किसी भी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट, अगर हम पेशेंट को, जो कि आई रिलेटेड इन्फेक्शन है, तो हम लोगों को आई को क्या करना पड़ सकता है? इरिगेशन करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आप यहां पे कह सकते हो प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। हम चाहते हैं कि पेशेंट की जो आई है उसको किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से क्या किया जाए बेटा? प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो एक तो आप ये कह सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर हम बात करना चाहें तो आप यहां पर दूसरा पर्पस भी बता सकते हैं, जैसे आप यहां पे कह सकते हो रिमूव द फॉरेन बॉडी। हम यहां पे कह सकते हैं कि फॉरेन बॉडी को अगर आप बाहर निकालना चाहते हो आंख से, जैसे कोई मच्छर चले गया, कोई केमिकल चले गया, तो भी हम लोग आई को इरिगेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप ये ध्यान दें कि हम लोग जो आई इरिगेशन कर रहे हैं उसके हमारे दो मुख्य पर्पस है। सबसे पहले वी वांट टू प्रोटेक्ट द इन्फेक्शन टू द आई, या दूसरे यहाँ पे कह सकते हो रिमूव द फॉरेन बॉडी फ्रॉम द आई। देन नेक्स्ट वी विल बी डिस्कस अबाउट द इंडिकेशंस ऑफ आई इरिगेशन। आई जो इरिगेट हम लोग करना चाहते हैं वो किस कंडीशन में कर सकते हैं, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में कर सकते हैं। तो देखिए, ध्यान दें, इंडिकेशंस जो आप बताना चाहते हैं, तो इंडिकेशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि कौन सी डिजीज कंडीशन में या किस स्थिति में। तो आप ये ध्यान दें, इंडिकेशंस जो कि आई इरिगेशन रिलेटेड आप बेटा बताना चाहेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट आप ये ध्यान दें, जैसे हम लोग यहां पे कह सकते हैं केमिकल स्प्लैश्ड इनटू द आई। अगर आंख में कोई केमिकल चले गया है तो हमें आई को इरिगेशन करना पड़ सकता है। तो एक तो आप यहां पे कह सकते हो केमिकल स्प्लैश्ड इनटू आई।
भाई आंख में कोई अगर केमिकल गया है, जैसा कि हम कह रहे हैं केमिकल, अब केमिकल कोई भी हो सकता है, जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। आपने देखा है किसान खेती जब करता है तो वहां पर खेत के अंदर कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो सिंचाई की जा रही है, इरिगेशन हम कर रहे हैं, तो वहां कुछ केमिकल उसकी आंख में जा सकता है। अब उसके कारण से पेशेंट की आई इरिटेशन हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी केमिकल आंख में, या आपने देखेगा कई बार एक स्टूडेंट है लैब में काम कर रहा है तो भी उसकी आंख में कोई केमिकल गिर सकता है, तो ऐसी स्थिति में भी हमें इरिगेशन करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हमने बताया कि अगर आंख में कोई केमिकल चले गया है तो ऐसी स्थिति में भी आई को इरिगेट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट आप यहां पे ध्यान दें, जैसा कि कोई भी सर्जरी अगर आई रिलेटेड कर रहे हैं तो आप यहां पे कह सकते हो बिफोर आई सर्जरी। आई सर्जरी जैसे हम कैटरेक्ट रिलेटेड सर्जरी करते हैं तो उससे पहले भी आई को धो करके साफ करते हैं, क्लीन करवाते हैं, तो आप यहां पे बता सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हो फॉरेन बॉडी इनटू द आई, आंख में अगर कोई भी मच्छर वगैरह चले गया है तो भी हम लोगों को आई को इरिगेट करके क्लीन करना पड़ सकता है। तो देखिएगा यहां तक हम लोग बात कर चुके हैं कि आई इरिगेशन क्या होता है, आई इरिगेशन किस पर्पज से किया जाता है, और आई इरिगेशन कौन सी स्थिति में हम लोग कर सकते हैं। अब देखिएगा हम लोग आगे चढ़ के बात कर रहे हैं और आगे बढ़कर के बात करते हैं। तो आगे हम लोग बात करना चाहेंगे कि अगर हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म करना चाहते हैं, इस प्रोसीजर को आगे ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने यहां चेक करना पड़ेगा डॉक्टर ऑर्डर, पेशेंट प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन में आप पेशेंट का रिस्ट बैंड, आइडेंटिफिकेशन बैंड के द्वारा आप उसकी पेशेंट की आईडी पता कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन से पॉइंट है, जैसे आप आर्टिकल्स कलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी हम लोग बात करेंगे। जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर जो मुख्य रूप से बात करना चाहते हैं कि कौन कौन से प्रकार के ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनके द्वारा हम आई को इरिगेशन कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं वो सॉल्यूशंस जिनके द्वारा हम नॉर्मली या रेगुलरली आई को इरिगेट करते हैं। तो देखिए ध्यान दें कि आई इरिगेशन करने के लिए जो सॉल्यूशंस बेटा आप लोग उपयोग करते हैं, जैसे जनरली आपने देखा होगा हम प्लेन वाटर का भी यूज करते हैं। तो आप यहां पे सबसे पहले ध्यान दें कि सॉल्यूशंस जिनके द्वारा हम लोग आई को इरिगेट करते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं प्लेन वाटर। देखिएगा विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशंस है जिनके द्वारा आई को इरिगेट किया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले प्लेन वाटर। देखिएगा बार बार मैं आपको एक ही चीज बताना चाह रहा हूं कि जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें ये तो एक हमारा नॉर्मल तरीका है जो हम लोग स्टडी करते हैं, लेकिन आप भी ध्यान दें अब इसी चीज को एज ए कॉम्पिटिटिव यूज से, कंपटीशन पर्पज से अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको अब ये पता चलना चाहिए कि यहां क्या प्रश्न बनता है, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया कि हर लाइन में से प्रश्न बनता है, और जब तक आप वो प्रश्न बनाने की आदत नहीं डालेंगे तो एग्जाम में सेलेक्ट होना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि आप लोग पुराने पेपर लेते हो, पुराने पेपर पढ़ते हो, पुराने पेपर में तो सिर्फ ये बताया है कि ये पुराना है, लेकिन क्या ये बताया है कि भविष्य में आएगा, फर्दर एग्जाम्स में आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। 10%, 20% ये रिपीटेशन हो सकता है, लेकिन 80% कहां से लाओगे? तो वो आपको तभी मिलेगा जब आपको प्रश्न बनाना आएगा। अब देखिए ध्यान दें, जैसा मैंने कहा प्लेन वाटर। अब प्लेन वाटर अगर हम यहां पर आई इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड आपको पहले मैं एक प्रश्न बनाना या बताना चाहूंगा। देखिए ध्यान दें, अब एग्जामिनर आपको सबसे पहले तो यह पूछ सकता है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन आर यूज्ड फॉर द आई इरिगेशन। अब आप इतने में सुनते ही आप यहां पर एनएस बोलने लग जाओगे या अन्य सॉल्यूशंस बोलने लग जाओगे, लेकिन प्रश्न को पूरा पढ़ें। अब एग्जामिनर आपको यहां पर बोलेगा कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो आई इरिगेशन के लिए आप यूज कर सकते हो विदाउट प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। सीधा सीधा मतलब यह है कि बिना डॉक्टर के ऑर्डर के अगर किसी भी पेशेंट को आपने आई को इरिगेट करना है तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसके द्वारा आई इरिगेट की जा सकती है। तो आपने यहां पर एनएस नहीं बोलना, आपने यहां पर बोलना पड़ेगा प्लेन वाटर। और आपने देखा भी होगा कि घर पर भी अगर हमें आंखों में कुछ चले जाता है तो क्या आप नॉर्मल सलाइन लेकर के आते? नहीं, आप लोग जो भी पानी है उस पानी का ही यूज करके प्रॉपर आई को इरिगेट करते हैं। तो एक तरीका मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट
हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है जो आप लोग यहां पर यूज करते हो आई इरिगेशन करने के लिए, उसे आप कह सकते हो नॉर्मल सलाइन। इसको कि आप 0.9% NS बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन है। तो देखिए ध्यान दें, हम नॉर्मल सलाइन रिलेटेड, मैंने आपको पहले भी कहा कि हर लाइन में से प्रश्न बनता है। अब एग्जामिनर यहां पर बोल सकता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन दैट आर यूज फॉर द आई इरिगेशन। आई इरिगेशन करने के लिए सबसे कॉमन, सबसे सामान्य कौन सा सॉल्यूशन है जिसके द्वारा आई को इरिगेट किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में एग्जामिनर आपको प्लेन वाटर भी लिखेगा, आपको नॉर्मल सलाइन भी लिखेगा, आपको और भी जो सॉल्यूशंस है वो लिखेगा। लेकिन आप ये ध्यान दें कि सबसे अगर कॉमन कोई यूज लिया जाता है हॉस्पिटल में और क्लिनिकल प्रैक्टिस में, तो आप वहां फिर प्लेन वाटर ना बोलते हुए किसका नाम लेंगे बेटा, नॉर्मल सलाइन, या बोल सकते हो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन आइसोटोनिक तो आरएल भी है, तो इसलिए आप प्रॉपर जो ध्यान दें वो आपका फोकस किस पर होना चाहिए, नॉर्मल सलाइन। और नॉर्मल सलाइन आप कह सकते हैं कि सबसे कॉमनेस्ट सॉल्यूशन है जिसके द्वारा आई को क्या किया जा सकता है बेटा, इरिगेट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हर लाइन प्रश्न है और हर लाइन में से ही आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई नया प्रश्न आपके सामने एग्जामिनर लाएगा। अगर आपने अपनी तैयारी प्रॉपर की है तो प्रश्न कहीं से भी बने आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसे ही आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, आप यहां पे तीसरा सॉल्यूशन बताएं जिसे हम कह सकते हैं 2% बोरिक एसिड। आपने नाम सुना हो? देखिए ध्यान दें, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सॉल्यूशंस दैट आर यूज्ड फॉर आई इरिगेशन। तो आई इरिगेशन के अंदर नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है वो है बोरिक एसिड। सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान दें कि बोरिक एसिड 1%, 2%, 4% अलग अलग प्रकार का है। अब पहला तो ध्यान दें, मान लीजिए एग्जामिनर ने आपसे कहा कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ बोरिक एसिड दैट आर यूज्ड फॉर द आई इरिगेशन, तो आपने यहां नाम लेना है 2%। इसके अलावा भी आप ध्यान दें, एग्जामिनर आपको यह भी कह सकता है व्हाट इज द कॉमनेस्ट एंटीसेप्टिक दैट आर यूज्ड फॉर आई इरिगेशन। आप ध्यान दें, सबसे पहले हमने कहा कि बिना डॉक्टर के ऑर्डर के अगर यूज करना है तो आप प्लेन वाटर यूज करें। डॉक्टर ने यूज करना है, डॉक्टर के ऑर्डर पे यूज करना है तो कॉमनेस्ट नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं। और अगर कॉमनेस्ट एंटीसेप्टिक की बात की जाए तो सबसे जो कॉमनेस्ट एंटीसेप्टिक आप यहां पर क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर आप यूज करते हैं आई को इरिगेट करने के लिए, तो सबसे कॉमनेस्ट जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है वो आप किसका नाम लेंगे बेटा, यहां पर बोरिक एसिड। और बोरिक एसिड के द्वारा भी हम आई को इरिगेट कर सकते हैं। इन केस कोई भी इंफेक्शन है तो ऐसी कंडीशन में हम इसका यूज भी ले सकते हैं। अब ध्यान दें, ये तो हमने अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशंस बताए हैं जो आप यूज कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको यहां पर स्पेसिफाइड एक नाम और लेना चाहूंगा, रिंगर लैक्टेट, आरएल। आपने नाम बहुत सुना होगा, जिसे कि हम हार्टमन सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, इमरजेंसी सॉल्यूशंस के नाम से भी जानते हैं। इसके कंपोजिशंस वगैरह आते हैं, लेकिन वो हम लोग अलग से आईवी थेरेपी पढ़ेंगे तब हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिर भी सॉल्यूशन का नाम लेना आवश्यक है, तो आप यहां पे बता सकते हैं आरएल या रिंगर लैक्टेट के बारे में। अब देखिए ध्यान दें, अब आप इस पॉइंट को प्रॉपर ध्यान दे करके सुनिएगा कि यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं आरएल, अब आप सब जानते हैं कि आरएल जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, लेकिन आरएल के अंदर जो स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं उस आधार पर हम लोग इसका उपयोग कहां कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान दें, मान लीजिए आपके पास एग्जामिनर एग्जाम में प्रश्न पूछता है, वो कहता है, ध्यान दें, एग्जामिनर कहता है कि एक पेशेंट है, वो आपके पास कैजुअलिटी या इमरजेंसी में आता है। अब कैजुअलिटी इमरजेंसी में आता है और उसकी आंख में कोई केमिकल गिर गया है। क्या गिर गया है बेटा, केमिकल गिर गया है। और ऐसी स्थिति में वो कहता है कि कौन सा सॉल्यूशन प्राथमिकता के आधार पर वहां पर हम लोग यूज करेंगे आई को इरिगेट करने के लिए। कब, जब आंख में क्या गिर गया है, केमिकल। तो ऐसी स्थिति में आप जाकर के पढ़िएगा, अलग अलग जगह आपको अलग अलग बातें मिलेगी। कोई बोलेगा एनएस, कोई बोलेगा आरएल, कोई प्लेन वाटर, अलग अलग बोलेंगे। लेकिन आप ध्यान दें,
सबसे पहली प्रायोरिटी, अगर कोई केमिकल आपकी आंख में गया है तो हम लोग प्रायोरिटी आरएल को देते हैं। और आरएल को इसलिए देते हैं कि आरएल के अंदर ज्यादातर जो आप लोग देखते हैं कंपोनेंट मिलते हैं, आरएल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं और वो उस केमिकल को न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं। और ऐसी स्थिति में एनएस भी यहां सेकंड पायदान, सेकंड प्रायोरिटी पर आ जाएगा। और सबसे पहली प्राथमिकता केमिकल स्प्लैश की कंडीशन के अंदर हम लोग किसको देंगे? आरएल। तो आप यह ध्यान दें कि आरएल का जो हम लोग बेसिक यूज कर रहे हैं, तो आप प्रश्न समझ लें, जैसा कि एग्जामिनर आपको यहां पे कह सकता है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन used for eye irrigation when patient came in casualty after chemical splashed into the eye। तो देखिए ध्यान से सुन लें, यहां पर कहा जा रहा है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन यूज्ड फॉर आई इरिगेशन। आई इरिगेशन के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे? अगर आपने इतना ही पढ़ा और पढ़ करके जल्दीबाजी की तो आप एनएस बोलोगे, प्लेन वाटर बोलोगे या कुछ और बोलोगे, लेकिन पूरा पढ़ना चाहिए। देखिए, व्हेन पेशेंट केम इन कैजुअलिटी मतलब इमरजेंसी में आ रहा है और क्या हो गया है? केमिकल स्प्लैश, स्प्लैश मतलब आंख में गिर गया है। और आंख में अगर केमिकल गिर गया है तो आप कौन सा सॉल्यूशन यूज करें? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑप्शंस आपके सामने सारे ही होंगे। जैसे हमने कहा प्लेन वाटर, नॉर्मल सलाइन, बोरिक एसिड, रिंगर लैक्टेट। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि अगर यहां केमिकल लिखा है तो ऐसी स्थिति के अंदर आप सबसे पहले ध्यान दे करके चलिएगा, आरएल को प्राथमिकता दें। अगर यहां पर केमिकल नहीं होता, ध्यान दें, अगर यहां केमिकल नहीं होता तो आप नॉर्मल सलाइन बोलेंगे, या ऑप्शन में आरएल नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी पर आप एनएस बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि किस आधार पर हम प्रश्न पढ़ते हैं और किस आधार पर उन्हें सॉल्व करते हैं। तो केमिकल में सबसे पहली प्राथमिकता आप देंगे आरएल को, या ध्यान दें आरएल ऑप्शन में नहीं है तो आप नॉर्मल सलाइन पर जा सकते हैं। चलिए खैर, यहां तक हम लोग बता चुके हैं। अब देखो ध्यान दें, ये तो आपने बता दिया कौन सी कंडीशन में करते हैं, कौन कौन से सॉल्यूशंस यूज करते हैं, ये सब जनरल पॉइंट है जो हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन आप ध्यान दें, अब ये तो आपने कहा, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर आपको इंडिकेशन ना पूछ करके कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछ ले। देखिए आप ध्यान दें कि भाई इंडिकेशन ना बोल करके एग्जामिनर आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन बोल सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब है कि कौन सी कंडीशन में आप आई को इरिगेट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान दे करके चलें कि अगर कोई भी फॉरेन बॉडी एज ए शार्प इंस्ट्रूमेंट के रूप में है तो हम लोग आई को इरिगेट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए वुडन चिप्स, लकड़ी का टुकड़ा अगर आंख में चले गया है तो आई इरिगेट नहीं करना है, क्योंकि अगर उस स्थिति में आपने आई को इरिगेट किया तो वो आपको अंधा बना सकता है। ऐसी स्थिति में पेशेंट की आंख के अंदर इंजरी हो जाएगी और ऐसी स्थिति में पेशेंट जो है उसको फर्दर कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं। या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट आंख में चले गया है तो भी आपने आई इरिगेशन नहीं करना है। लेकिन ये तो हमने कह दिया कि कॉन्ट्राइंडिकेशन है। जैसे कॉन्ट्राइंडिकेशन में आपने कहा कि इफ फॉरेन बॉडी एज शार्प ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल वुडन चिप्स, मतलब लकड़ी का टुकड़ा। अब देखिए ध्यान दें, हमने कहा कि फॉरेन बॉडी अगर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट के रूप में है तो ऐसी स्थिति में आप आई को क्या नहीं करेंगे, इरिगेट। लेकिन करेंगे क्या,
क्योंकि एग्जामिनर तो आपको प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछेगा। एग्जामिनर तो कहेगा कि मरीज है आपके पास आ गया है जिसको आंख में एक लकड़ी का टुकड़ा चले गया है या कोई भी ऐसा फॉरेन ऑब्जेक्ट जो कि शार्प पे चले गया है, तो नर्स क्या करे, प्राथमिकता क्या है। तो इसी पर मैं आपको एक प्रश्न और बताना चाहूंगा कि आपको ये पता चलना चाहिए, ठीक है हम कर तो रहे हैं या क्या कर रहे हैं, हमने कहा इरिगेशन तो नहीं कर रहे लेकिन करेंगे क्या। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रायोरिटी पता हो। देखिए ध्यान से सुने, एक प्रश्न लिख करके आपको बताऊंगा। तो आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन a patient came in casualty after injury with a sharp object into the eye। ध्यान दें, यहां पर आपको कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब है प्राथमिकता, कि सबसे पहले नर्स क्या करेगी जब एक मरीज, पेशेंट का मतलब मरीज, एक पेशेंट आपके सामने आ रहा है, कैजुअलिटी मतलब इमरजेंसी में जहां आप काम कर रहे हैं, किसके पश्चात आ रहा है, जब उसको आंख में कोई भी एक ऑब्जेक्ट चले गया है, इंजरी हो गई है, किसके द्वारा, शार्प ऑब्जेक्ट के द्वारा या शार्प ऑब्जेक्ट वुडन पीस चले गया है, तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए। प्रश्न आपको समझ में आ रहा है। एक बार मैं इसके ऑप्शन लिखता हूं और ऑप्शन लिख करके आप सोचिए कि आप आंसर क्या देना चाहेंगे। देखिए ध्यान दें कि हमने प्रश्न लिखा कि सबसे पहले नर्स क्या करना चाहेगी अगर कोई भी फॉरेन बॉडी एज ए शार्प ऑब्जेक्ट पेशेंट के आंख में आ गई है। सबसे पहला जो ऑप्शन हम लोग बताएंगे, आप यहां पे कह सकते हो इन्फॉर्म टू डॉक्टर। अब बहुत बच्चे कहेंगे हाँ ठीक है डॉक्टर साहब को बता दो, हाँ ठीक है डॉक्टर साहब को तो बताना भी चाहिए। अब देखिए ध्यान दें, हम लोग प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं, प्रायोरिटी में हमने सबसे पहले कहा यू शुड इन्फॉर्म टू द डॉक्टर, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आप यहां पे कह सकते हो कवर टू द बोथ आई ऑफ पेशेंट विद पैचेस, कि पेशेंट की दोनों आंखों को आप जो पैचेस आते हैं उनके द्वारा कवर कर दें। तीसरा पॉइंट यहां पर हम लोग बात करके चलेंगे। पहला ऑप्शन आपने बताया डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, दूसरा ऑप्शन आपने बताया कि हम लोग पैचेस के द्वारा आई को कवर कर देंगे, तीसरा आप कह सकते हो आई इरिगेशन, चौथा पॉइंट आप यहां पे बता सकते हैं चेक विजुअल एक्विटी। देखिए आप यहां पे ध्यान दें, हमने 4 ऑप्शन आपके सामने लेकर के आए हैं। इसके अंदर हमने कहा कि सबसे पहले आप डॉक्टर को बताएं, दूसरा हमने कहा दोनों आंखों को आप कवर कर दें, तीसरा हमने कहा आई को आप इरिगेट कर दें, चौथा ऑप्शन हमने कहा कि आप पेशेंट की देखने की क्षमता विजुअल एक्विटी को आप चेक कर सकते हैं। अब आप ध्यान दें कि चारों ही ऑप्शन हमारे लिए सही हैं, लेकिन हमारा यहां मेन पॉइंट है कि प्रायोरिटी कैसे डिसाइड हो, किस प्रकार से आप एग्जाम में जाकर के आंसर करें। मान लीजिए एक ऑप्शन आ गया एक नहीं आया, जैसे ध्यान दें कि आपको यहां पर डॉक्टर को इन्फॉर्म, बहुत बच्चे कह रहे होंगे डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दे, नहीं, सबसे पहले आपने यहां पे ध्यान देकर के चलना है कि जिस मरीज को शार्प वस्तु आंख में चले गई है, शार्प ऑब्जेक्ट आंख में चले गया है, तो सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी बनती है कि आप ये देखें, आप उससे पूछें अरे भाई दिख तो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो अंधा हो गया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि प्रायोरिटी यही है कि सबसे पहले आप उसको विजुअल इक्विटी को चेक करें कि देखने की क्षमता है भी या नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि आप उस पेशेंट की आई को कवर करें और आई को कवर करके आप डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकते हो। तो तीसरा पॉइंट है कि आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। इरिगेशन मैंने आपको पहले ही कहा कि यहां इरिगेशन नहीं करना है, तो आप यहां तक ध्यान दें। तो देखिए ये हम लोग बात कर चुके हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, सीधा आगे हम लोग बात करना चाहेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप ध्यान दें पोजीशन दैट आर यूज्ड फॉर द आई इरिगेशन। आई इरिगेशन के लिए कौन सी प्रकार की पोजीशन का उपयोग लिया जाता है।
तो देखिए ध्यान दें, जब भी हम आई इरिगेट करते हैं तो आप सुपाइन भी बोल सकते हो, सिटिंग भी बोल सकते हो, लेकिन आप ध्यान दें अगर हम सुपाइन यूज कर रहे हैं तो जिस भी साइड की आई को इरिगेट कर दे। तो देखा, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने कहा था कि पेशेंट को आई इरिगेशन के लिए प्रॉपर पोजीशन देनी चाहिए। पोजीशन में हमने कहा था कि अगर पेशेंट को पोजीशन दे रहे हैं तो सुपाइन में रखें या सिटिंग में रखें, लेकिन आप उस पेशेंट के हेड को उस साइड में टिल्ट कर दें जिस साइड की आई को आपने इरिगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है, आप राइट आई को इरिगेट करना चाहते हो तो आप पेशेंट के हेड को राइट साइड में टर्न कर देंगे। बेसिक उद्देश्य हमारा यही है कि अगर आप पेशेंट की राइट आई को राइट साइड पे टर्न कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि जो लेफ्ट आई है उसे इंफेक्शन से बचाया जा सके, और इसीलिए हम पेशेंट को राइट साइड में हेड को टर्न कर देते हैं। चलिए देखिए ध्यान दें, हम लोग ये बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट। पोजीशन आई इरिगेशन के लिए बता रहे हैं, तो आप यहां पे कह सकते हो सुपाइन पोजीशन भी बोल सकते हो, सिटिंग भी बोल सकते हो, लेकिन मेन पॉइंट यहां पर है कि सुपाइन विद टिल्ट दी हेड एट अफेक्टेड साइड आई। कहने का बेसिक मतलब है कि सुपाइन हो या सिटिंग हो, आप पेशेंट के हेड को टिल्ट कर दे, टिल्ट मतलब टर्न कर दे, मोड़ दें उसी साइड पे जिस साइड की आई अफेक्टेड हो। कहने का मतलब जिस साइड की आई को आपने क्या करना हो, इरिगेट करना हो। चलिए यहां तक बताएं, आगे आपने बताना है नेक्स्ट। और नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दें कि जब हम आई को इरिगेट करना चाहते हैं तो आई को इरिगेट करने के लिए जो सॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो भी आपने बताया था उसको आईवी स्टैंड पर आपने हैंग करना है, आईवी स्टैंड पे उसको हम टांगना चाहते हैं। तो अगर आपसे यहां पर पूछा जाता है हाइट ऑफ आईवी स्टैंड, आईवी स्टैंड की हाइट आई इरिगेशन के लिए अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप ये ध्यान दें कि 6 से 8 इंच आप बोल सकते हो। तो आप ये ध्यान दें हाइट ऑफ आईवी स्टैंड किसके लिए, आई इरिगेशन के लिए। तो आप यहां कह सकते हैं 6 से 8 इंच आप बताएं। 6 से 8 इंच ज्यादा ऊपर होगा तो फोर्स के साथ फ्लूइड आएगा और ऐसी स्थिति में आई में इंजरी कर सकता है। प्रॉपर अगर बहुत ज्यादा नीचे होगा तो प्रॉपर फोर्स डेवलप ही, ग्रेविटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। इसलिए अप्रोक्स जो हाइट बनाई गई है आईवी स्टैंड की वो 6 से 8 इंच आप बताएं। चलिए जी, यहां तक हम लोगों ने बात किया इरिगेशन। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट है वो है डायरेक्शन ऑफ द आई इरिगेशन। देखिए ध्यान दें, आई इरिगेशन के लिए डायरेक्शन, और डायरेक्शन आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत जगह सुना होगा कि इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। अब देखिए ध्यान दें कि यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्शन जो कि आई इरिगेशन के लिए आपने आवश्यक है। अब डायरेक्शन तो हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन डायरेक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अब देखो, डायरेक्शन जो आई इरिगेशन के लिए आप बता रहे हो तो सबसे पहले तो आप यहां खैर बता करके चले, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, मतलब आंख को अंदर की तरफ से बाहर की तरफ डायरेक्शन में आपने साफ करना है। अब इनर से आउटर कैंथस की तरफ हम लोग आई को इरिगेट कर रहे हैं। अब इसके पीछे बेसिक एडवांटेज क्या है, मान लीजिए एग्जामिनर ने अब आपसे पूछा कि व्हाट इज द एडवांटेज या व्हाट इज द पर्पस नर्स शुड इरिगेट टू द आई फ्रॉम इनर टू आउटर कैंथस। कहने का मतलब है कि एग्जामिनर आपको कह सकता है कि नर्स जो आई इरिगेट कर रही है इनर कैंथस से आउटर कैंथस डायरेक्शन में, इसको करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस इरिगेशन को जब इनर से आउटर कैंथस पे करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण एडवांटेज जो है वो आप बताइए, और वो सबसे महत्वपूर्ण एडवांटेज क्या है। तो आप ध्यान दें, एडवांटेज, और एडवांटेज जो है वो आप बताएं
टू प्रिवेंट द इंफेक्शन टू द नेजोलैक्रिमियल डक्ट। जो नेजोलैक्रिमियल डक्ट है, उस नेजोलैक्रिमियल डक्ट को इंफेक्शन से बचाने के लिए हमेशा जो आई इरिगेट करते हैं वो इनर से आउटर साइड की तरफ करना चाहिए। आप ध्यान दें, एडवांटेज में आप कह सकते हैं टू प्रिवेंट infection to the nasolacrimal duct। तो नेजोलैक्रिमियल डक्ट को इंफेक्शन से बचाने के लिए आई इरिगेशन इनर से आउटर कैंथस पर कर रहे हैं। अब देखो ध्यान दो, इसी चीज को एग्जामिनर और दूसरों तरीके से भी मॉडिफाई कर सकता है। वो आपको कह सकता है कि व्हाट इज द रीजन nurse should not irrigate to the eye from outer canthus to inner canthus। कि नर्स को आउटर कैंथस से इनर कैंथस पर आई को इरिगेट क्यों नहीं करना चाहिए। वो आपको कहेगा इरिगेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, पेशेंट की आंख में इंजरी पैदा हो जाएगी। वो आपको कहेगा पेशेंट को नेजोलैक्रिमल डक्ट को इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ओवरऑल सबसे जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो यही है कि अगर हम आई को बाहर से अंदर की तरफ लेकर के आते हैं इरिगेशन के लिए तो नेजोलैक्रिमल डक्ट इन्फेक्ट हो सकती है। इसीलिए जब हम इरिगेट करते हैं तो इनर से आउटर पर इरिगेट करते हैं, कभी भी आउटर से इनर पर इरिगेशन नहीं करते। इसके अलावा भी आपको यहां बहुत से पॉइंट पूछे जा सकते हैं, जैसे कि जब हम इरिगेशन करते हैं तो इरिगेशन करते समय जो आईवी सेट का नोजल है उस नोजल की हाइट आपकी आंख से कितनी ऊपर होनी चाहिए। अब आप यह ध्यान दें कि आप जो आई इरिगेशन कर रहे हैं उसके अंदर नोजल जो आईवी सेट का होता है उसकी हाइट लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए। कई बुकों में आप देखोगे 1 से 2 सेंटीमीटर लिख रहा है, कई जगह आप देखोगे 2 से 3 सेंटीमीटर लिख रहा है। अब मान लीजिए आपसे यहां पर पूछा कि व्हाट इज द एक्यूरेट हाइट शुड बी मेंटेन बाय द नर्स फॉर आई इरिगेशन ऑफ द नोजल। नोजल की जो हाइट है वो आई इरिगेशन करते समय आंख से कितनी ऊपर होनी चाहिए। एग्जामिनर ने लिख दिया आपका 1 सेंटीमीटर, एग्जामिनर ने लिख दिया आपको 2 सेंटीमीटर, एग्जामिनर ने लिख दिया आपको 3 सेंटीमीटर। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान दें 2 सेंटीमीटर सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, अन्यथा तो आप बोल ही सकते हैं 1 से 2 सेंटीमीटर। तो एक्यूरेसी पर आपका प्रॉपर फोकस होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने कुछ बात की आई इरिगेशन के बारे में। आप आई इरिगेशन कर रहे हैं तो पेशेंट का जो हेड है उसको हमने कहा था आप राइट साइड पे टर्न करेंगे अगर राइट आई को इरिगेट कर रहे हैं, और इरिगेशन करने के पश्चात भी पेशेंट को 5 मिनट तक आप इसी पोजीशन में रखें जिससे कि बचा हुआ जो आंख के अंदर पानी है, सॉल्यूशन है, वो भी आसानी से ड्रेन हो जाए और बाहर निकल जाए। और इस तरीके से हम लोग आई इरिगेशन के बारे में बता सकते हैं। तो आप ध्यान दें, आज हम लोगों ने आई इरिगेशन के बारे में बात की है और आज हम लोग इतना ही पढ़ना चाहते हैं। इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।